रिकॉर्डिंग अब मेरी ऑन हो गई है। यहाँ से हम की क्लास स्टार्ट की है हमने। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी, इट्स केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है 2NOCl गैस फॉर्मिंग, लिखते जाओ फटाफट, 2NO गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। और इस रिएक्शन का Kp आपको गिवन है। Kp इज 1.8 इंटू 10 की पावर -2 एट 500 केल्विन। ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, इसे करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और इसी की सेकंड इक्वेशन भी तब तक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, फर्स्ट इक्वेशन करना स्टार्ट करो बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगेन Kp इज गिवन 167 एट 1073 केल्विन। सो चलिए आंसर लिखते हैं। पहली इक्वेशन पर आती हूँ मैं, फर्स्ट वाला। तो हमें क्या लिखना है पहले आंसर, एक मिनट, आंसर है ना। तो Kp इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा Ng। देखो तो ऐसे लिखोगे। अब जरा वैल्यूज पुट करो। क्या फाइंड करना है? Kc फाइंड करना है क्या? तो Kc इक्वल्स टू Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। सबसे पहले डेल्टा Ng निकालो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो इट्स Kp इज 1.8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। R की वैल्यू क्या रखें? R की वैल्यू क्या रखें? मैंने आपको बताया था R लीटर्स एटमॉस्फेयर या लीटर बार में से कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 0.0821 लीटर्स एटमॉस्फेयर वाला रख रही हूँ, ठीक है। टेम्परेचर दिया है ये रहा, और केल्विन में दिया है तो टेम्परेचर को 500 केल्विन। अब मुझे डेल्टा Ng लिखना है, तो जरा फर्स्ट वाली इक्वेशन का डेल्टा Ng बताओ, देख के बताओ। प्रोडक्ट साइड में कितनी गैसेस? हाँ, इधर 2 गैस, इधर 1, टोटल 3 गैसेस यहाँ हैं, और रिएक्टेंट साइड में 2 गैसेस हैं। तो एक्सप्रेशन में मैं लिखूंगी 3 - 2, तो पावर आ गई 3 - 2। देखो तो जो ये लिखा समझ में आया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो Kc का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह से सेम मैनर में सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाल के बताओ, लेकिन ध्यान रहे सॉलिड्स को क्या करना है, सॉलिड्स को इग्नोर करना है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। सेकंड इक्वेशन के लिए अगेन मुझे Kc ही निकालना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूँ Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। अब ये रही सारी वैल्यू सेकंड इक्वेशन की। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में देखो, सबसे पहले मैं सॉलिड्स को क्रॉस मार देती हूँ। सॉलिड्स को क्रॉस मार दिया, प्रोडक्ट में खाली गैस बची ना। तो गैस में के 1 मोल है, यहाँ पर गैस का 0 मोल है, तो डेल्टा G यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा Ng मतलब। Kp कितना है? 167। Kp इज 167, और R कितना लिखे? 0.0821। यहाँ पे 8.314 नहीं लिखना। 8.314 कहाँ लिखा जाता है? जहाँ पे एनर्जी के टर्म्स हो फॉर्मूला में, ठीक है, वहाँ पर R लिखा जाता है। जैसे डेल्टा H था, डेल्टा U था प्रीवियस चैप्टर में, है ना, वहाँ पर लिखा जाता था R 8.314। यहाँ 0.0821। T कितना है? 1073 की पावर कितना लिखूं? 1 - 0। देखना जो मैंने किया ठीक किया कि 11वीं क्लास। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? तो मैंने आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहां तक के टॉपिक में करवा दिए हैं। इसके बाद अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, उस पर बढ़ते हैं आगे। हो जाए तो बता दीजिए, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूंगी फिर। हो गया, ठीक है। और 11वीं क्लास बोलते रहो, वरना मुझे ऐसा लगता है कि सब सो तो नहीं गए, ठीक है। इसलिए प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिए बोल के। हाँ, तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है
फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम का मतलब ये केपी और केसी है ना। अभी हमने केपी और केसी के एक्सप्रेशन किए। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो के इक्विलिब्रियम को मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और कैसे अफेक्ट करता है, एज टी इंक्रीजेस के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन का तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फैक्टर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर आते हैं, वो है बैलेंसिंग एंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसका, ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसे लिखी गई है ऑन पेपर, मतलब आगे से लिखी गई है कि पीछे से लिखी गई है, उल्टी लिखी गई है कि सीधी, रिएक्टेंट पहले लिखा है कि प्रोडक्ट पहले लिखा है, ठीक है। तो किस मोड में रिएक्शन लिखी गई है और किस बैलेंसिंग पर रिएक्शन लिखी गई है, वो के की वैल्यू को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, इसके ये एग्जाम्पल्स हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, तो मुझे फिर स्क्रीन को स्क्रॉल करनी है। तो इसके मैं इस सेकेंड नंबर के टॉपिक के केसेस हैं, इनको मैं केसेस वाइज आपको कराऊंगी। इसके लिए पहले एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी, ठीक है। और इसका जो K इक्विलिब्रियम है, इसको मैंने बोला K, इसके K इक्विलिब्रियम को मैं ऑन पेपर केस पे K लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें ये हमारी मेन इक्वेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब मैं इसमें केस 1 लेती हूँ। केस 1, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। केस 1 में क्या है, केस 1 इज व्हेन इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय n, इज कोई n नंबर है, एक n इंटीजर है, n से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो k का क्या होगा, है ना। तो इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय n, मतलब a प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी, पूरी इक्वेशन को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, Na प्लस एन बी इक्विलिब्रियम क्या था, Nc प्लस Nd। तो इस केस में जो इस इक्वेशन का K इक्विलिब्रियम है उसे आप क्या लिखेंगे, उसको आप क्या लिखेंगे, जो ये K होता था ना, देखो ऊपर व्हाइट वाली रिएक्शन का कांस्टेंट K था, अब ये पिंक वाली रिएक्शन का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K की पावर n, मतलब जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है वो पावर में चला जाएगा। तो ये नया K इक्विलिब्रियम, यानी देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही बदल जाएगी। एक बार आराम से देखो और जो नहीं समझ में आया वो पूछो, ये समझ में आ गया तो आगे की कहानी, आगे के केसेस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ये समझ में आया बच्चों। मैंने ये ऊपर व्हाइट कलर वाली जो इक्वेशन सबसे ऊपर लिखी है, ये इसको मैंने रेफरेंस लिया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसकी K इक्विलिब्रियम यानी इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने K बोला है, जिसको मैंने एन सर्किल किया है, ठीक है। अब मैं केस 1 अप्लाई कर रही हूँ। केस 1 क्या है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, जो नीचे मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ ऐसी दिखेगी। तो अब इस नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा,
तो जो ऊपर व्हाइट वाली इक्वेशन थी के, अगर हम उसकी पावर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को उसकी पावर में रख दें तो अब नई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाती है। समझ में आया क्या? देन कमिंग टू केस 2, अगर मैं अच्छा पहले लिख लें, इफ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n इंटीजर, तो ये देखो कुछ ऐसा दिखेगी 1 बाय n मल्टीप्लाइड बाय दी होल इक्वेशन a प्लस बी इक्विलिब्रियम c प्लस d। पूरी इक्वेशन को अगर हम 1 बाय n से मतलब n से डिवाइड कर दें तो देखो ऐसी दिखेगी, n से डिवाइड कर रहे हैं तो अब ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन बी इक्विलिब्रियम 1 बाई एन सी प्लस 1 बाई एन डी। तो अब इस न्यू इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो आप लिखेंगे जो ओरिजिनल के था उसकी पावर। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने n से डिवाइड किया यानी 1 बाई एन से तो मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हम बोल दें k की पावर 1 बाई एन? मतलब जैसे केस 1 में हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था उस नंबर को k की पावर n में ले गए थे। सेकेंड इक्वेशन में हमने किसी नंबर से डिवाइड किया या हम बोले 1 बाई एन से मल्टीप्लाई किया तो मैं k की पावर को 1 बाई एन ले गई। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? दैट इज केस 2। बोलो। ये तो हम लोग थियोरेटिकली ऐसे कर रहे हैं कि n से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, फिजिकली ये कुछ होता है ऐसा? हाँ, ऐसा बिल्कुल। बैलेंसिंग बदलते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। नहीं, इस रिएक्शन को अगर हम फिजिकली देखें रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली, हाँ, तो ऐसा होता है कुछ n से मल्टीप्लाई करने का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस? अभी इस पे न्यूमेरिकल्स तुम्हें आएंगे, न्यूमेरिकल से कुछ में समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस पे n से मल्टीप्लाई करने का देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर कर रहे हो। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली थोड़ा सा ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम आप लिखते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर n लगाते हो, बैलेंसिंग को पावर में रखते हो ना, तो अगर बैलेंसिंग पावर में जा रही है यानी कि कैलकुलेशन में वो इन्वॉल्व हो रही है, और अगर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो रही है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो तुम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग बताती हूँ। के इक्विलिब्रियम बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट का क्या मीनिंग है ना, एक्सटेंट का मीनिंग ये है कि कोई रिएक्शन कमर्शियल लेवल पर करवाई जा रही थी। कमर्शियल लेवल पर यानी कि कई हजार लीटर रिएक्टेंट एक साथ डाला जाता है और फिर बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ जनरेट करने का टारगेट होता है। ठीक है, तो उसमें सपोज हजार लीटर दोनों रिएक्टेंट डाल दिए गए कंटेनर में, और हजार लीटर प्रोडक्ट बनने की मतलब अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम कहेंगे कि हजार लीटर प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमें 1000 लीटर प्रोडक्ट और इतने ड्यूरेशन में मिलना चाहिए, एक दिन के अंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1000 लीटर की जगह सपोज 700 लीटर ही एक दिन में बना, तो रिएक्शन का जो एक्सटेंट था वो 100% नहीं था और उस एक्सटेंट ने यील्ड को अफेक्ट कर दिया, यील्ड कम हो गई। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यूज ये बताती हैं कि रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक जा सकती हैं। ठीक है, तो वो जो 700 लीटर मिला 1000 की जगह वो एक्सटेंट था। अब इसका परसेंटेज की तरह से भी तुम इसको देख सकते हो, या किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर इतना एक्सटेंट मिलता है, इस तरह से बातों को लिखा जा सकता है। तो के इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट्स होते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, यूनिट है, अगर उसने ये देखा कि मैं इतना लीटर रिएक्टेंट डालूं और इतना लीटर प्रोडक्ट डालूं, ये टेम्परेचर कंडीशन रखूं, तो किस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर रिएक्शन होगी, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसको एफिशिएंसी की वैल्यू पता लग जाएगी एक्सटेंट की, तो वो उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर रिएक्शन करवाएगा जिससे कि यील्ड मैक्सिमम हो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वहां पर फिर उसको थ्योरेटिकली बैलेंसिंग से आप रिलेट कर लोगे। 11वीं क्लास जो मैं बोले जा रही हूँ वो जा रहा है माइंड में? तो एक्सटेंट बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू।
ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए केस, हाँ केस 3 पर आते हैं। केस 3 में इफ वी रिवर्स द इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दें, यानी मैंने a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी लिखा था, तो मैं इसको c प्लस डी इक्विलिब्रियम a प्लस बी, अगर हम किसी भी इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो अब उसके k इक्विलिब्रियम की का क्या स्टेटस होगा, तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/k लिखा जाएगा। देखो तो जो मैंने बोला समझ में आया क्या? हाँ भाई समझ में आया। अगर रिएक्शन को रिवर्स, अभी इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये बातें तुम्हें और क्लियर होने लगेगी। फिर केस 4 की बात है। मैम के इक्वल टू के कर रहे हैं, हम k1 क्या है? ये के वो ऊपर वाली जो रेफरेंस रिएक्शन थी ना उसका कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है के, ये वाला कांस्टेंट है के, ठीक है। ये रेफरेंस रिएक्शन है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ये है, इसका कांस्टेंट के है, तो ये जो के है इसकी वैल्यू में क्या क्या मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो इस के की वैल्यू में पावर n आ गई, ठीक है। नीचे देखो के की वैल्यू की पावर 1/n आ गई, आगे देखो तो ये के रेसिप्रोकेट हो गया, तो उस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया। तो मैम हमने के इक्वल को इनिशियली के की वैल्यू दे दी, तो फिर उसे हम इंटरप्रेट कर लें। हाँ, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है रेफरेंस लो, ठीक है, उसका के, मतलब के इक्विलिब्रियम तो जनरल एक्सप्रेशन है, किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। यस मैम। ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने के से डिनोट किया है, ठीक। ओके। हाँ चलो इक्वेशन नंबर 4, केस नंबर 4, व्हेन एन इक्वेशन, व्हेन, ये इक्वेशन की बात कर लेती, इक्वेशन 1 लिख देती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो when equation 1 is obtained by adding two equations, अगर ये इक्वेशन सपोज दो रिएक्शन के एडिशन से जनरेट हुई होती, कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं कि सपोज बन रहा होता, स्टेप 1 से बन रहा होता A इक्विलिब्रियम C, और फिर स्टेप 2 में बन रहा होता B इक्विलिब्रियम D, ठीक है। और इस इक्वेशन का कांस्टेंट होता K1, इसका कांस्टेंट होता K2, दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट्स मैंने रख दिए। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करने पर क्या बन गया आपका A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस D। तो जब भी दो इक्विलिब्रियम्स ऐड होकर के नया इक्विलिब्रियम बनता है तो इसका कांस्टेंट क्या लिखोगे, ऊपर वाले दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट, यानी K1 इंटू K2। तो K इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाएगा फाइनल इक्वेशन का, दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनका मल्टीप्लीकेशन। देखो समझ में आया? ठीक है। Yes, अच्छा, अब इस पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है, हाथों हाथ में एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये हो गए केसेस। क्वेश्चन नंबर 6 की में, एक में 6 ही है ये, क्वेश्चन नंबर 6 जरा शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, है ना। इसमें इक्वेशन है NO गैस प्लस ओजोन गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये इक्वेशन है। और इसमें सुन लो जरा, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इन लाइनों को फालतू है, एलिमेंट्री रिएक्शन सब 12th में पढ़ोगे, बस जस्ट लिख दिया है, तुम्हारे अभी काम की नहीं है। व्हाट इज केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, इसमें पूछा है व्हाट इज केसी
फॉर द रिवर्स रिएक्शन। और एक और बात बता दूं, इसके अंदर ये डाटा गिवन है, इस इक्वेशन का केसी आपको दिया है। इसका केसी क्या दिया है जरा ये सुनो। इसका केसी दिया है 6.3 इंटू 10 की पावर 14 दिया है एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा लिखा जाएगा, कभी तुम्हें ज़रूरत हो फॉर्मूला में एक्सप्रेशन है तो यूज़ करो, नहीं है तो मत यूज़ करो, बट टेम्परेचर लिखना इन लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, इसलिए लिखते हैं ये। तो भाई ये इक्वेशन है बच्चों, इसका केसी दिया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, बता दो जरा। हाँ हाँ ठीक है, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो आप लिखेंगे फॉर द रिवर्स रिएक्शन केसी इज, इसको केसी डैश कर देते हैं, ठीक है, इसको हम केसी डैश कर देते हैं, तो इट वुड बी 1 बाई केसी, तो इट इज 1/6.3 इंटू 10 की पावर 14। हाँ कृतिका बोलो। हाँ मुझे पता, ये मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था, तो ये रिकॉर्डेड है। इस क्वेश्चन के साथ ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, तो तुम अभी मेरे साथ अगले टॉपिक से कंटिन्यू करिए, ठीक है। हाँ और ये सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा रिकॉर्डिंग में तुम देखोगी तो, ठीक। चलिए अब अगले टॉपिक से मैं स्टार्ट करती हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा इसका। हाँ बोलो। मैम वो केस 4 एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा केस 4? केस 4, एक मिनट उस पे आते हैं। केस 4 में ये है कि अगर सपोज कोई ये रिएक्शन है, ये नीचे रिएक्शन है, ठीक है, ये अगर किसी मैकेनिज्म से हो रही है, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब मल्टीपल स्टेप्स ऐड हों और वो रिएक्शन बने, तो ये स्टेप्स जो है, सपोज कि इसके, ये तुम्हें मानना है, सपोज कि इस रिएक्शन के स्टेप्स कुछ ऐसे थे, फर्स्ट स्टेप में ए से सी बन रहा था, सेकंड स्टेप में बी से डी बन रहा था, दोनों को ऐड कैसे किया, सारे रिएक्टेंट एक साथ लिख दिए, सारे प्रोडक्ट एक साथ लिख दिए, इक्विलिब्रियम का साइन बना दिया, दोनों इक्वेशंस ऐड हो गई। पहली इक्वेशन का कांस्टेंट Kc था, दूसरे K1 था सॉरी, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट K2 था। अब जब दोनों को ऐड करके नेट इक्वेशन हमने बनाई, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो ये आपको याद करना है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 K2 का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और पूरा हो गया, ठीक है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। हाँ बोलो मैम, कितने मतलब पेज पढ़ो स्टूडेंट तक जो अभी मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कराए, ज्यादा नहीं हुआ है कृतिका। अच्छा ठीक है, 2 मतलब एक टॉपिक लिया है और उस पर 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। हाँ हाँ चलिए, अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट, इसका सिंबल होता है Q, ठीक है। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, पहले मैं इसका तुम्हें मीनिंग बताती हूँ। बुक्स में लिखा होता है डेफिनेशन, बट इसका मीनिंग मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग तरह से बताती हूँ। ऐसा है कि A एक रिएक्टेंट था, ठीक है, कंटेनर में हमने A डाला, स्टार्टिंग में खाली A डाला, तो A था। जो मतलब जो कंपोनेंट जितना ज़्यादा होता है उसकी वजह से रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पीड अप होती है ना। जैसे कि पानी अगर बहुत सारा आ जाए, पानी की क्वांटिटी बहुत सारी है तो बड़ा स्पीडली फ्लो होगा। हाई प्रेशर है तो हवा बहुत तेज चलेगी। हाई प्रेशर मतलब वो हवा का रोल रिएक्टेंट वाला हो गया और वो तेजी से चल रही है ना। तो सेम ए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से भागेगी और भागते हुए थोड़ा सा कुछ 1 सेकेंड के अंदर बी बना देगी। बी अभी छोटा सा बना, थोड़ा सा बना, तो बी भी स्टार्ट करेगा अपनी बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन थोड़ी सी स्टार्ट करेगा। ये पहले सेकंड की बात है, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट के बाद हमने देखा तो ए थोड़ा कम होने लगा क्योंकि वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं एरो छोटा करती जाऊंगी, ठीक है।
तो A कम होने लगा, तो A की वजह से रिएक्शन की स्पीड थोड़ी कम होती गई, तो मैंने छोटा एरो बनाया। और B की क्वांटिटी बढ़ने लगी, तो B की वजह से रिएक्शन स्पीड अप होने लगी, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फिर अगले मिनट, थर्ड मिनट पर मैंने देखा तो A और कम हो गया, तो A की वजह से ये साइन स्पीड और कम हो गई, B बढ़ गया, B की वजह से जो है स्पीड और बढ़ गई। और चौथे मिनट पर मैंने क्या देखा कि दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल हो गई। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि स्टेज 1 है रिएक्शन का, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है। मुझे ये बताओ कौन सी स्टेज इक्विलिब्रियम है? इन चारों में से कौन सी स्टेज को इक्विलिब्रियम बोलोगे? फोर्थ को बोलोगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये जो है ये हो गई इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अगर मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है तो मुझे इस स्टेट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के बताओ क्या लिखोगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट? यस मैम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मुझे के इक्विलिब्रियम लिख के बताओ, केपी, केसी, कोई किसी भी फॉर्म में, केसी की फॉर्म में लिख दो चलो, तो तुम लिखोगे प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही लिखोगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या खास बात थी? वहां पे बी भी था और ए भी था, तो दोनों का रेशो बना दिया। फिर किसी ने कहा कि अच्छा बी और ए वो तो यहां भी है, ऊपर के तीनों जो स्टेजेस हैं, स्टेज 1 2 3, वहां पर भी हम b बाई ए का रेशो तो निकाल ही सकते हैं। पहले स्टेज पर भी हम b बाई ए का रेशो निकाल सकते हैं, दूसरे स्टेज पर भी b बाई ए का रेशो निकाल सकते हैं, और तीसरे स्टेज पर भी b बाई ए का रेशो निकाल सकते हैं। चौथे स्टेज पर तो निकाल ही लिया, और उस रेशो को, चौथे स्टेज के रेशो को हमने बोल दिया के इक्विलिब्रियम। तो जो बाकी स्टेजेस हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, उनमें ये जो रेशो होता है इसको Q बोल दिया जाता है। Q यानी रिएक्शन कॉशेंट। ठीक है, तो ये स्टेजेस क्या हैं? दीज आर स्टेजेस अदर देन, जस्ट अ मिनट, हाँ, स्टेजेस अदर देन इक्विलिब्रियम। ये तो इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, और ये वाली क्या है? स्टेजेस अदर देन इक्विलिब्रियम। तो क्या मैं ये बोल दूं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन अदर स्टेजेस पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन कॉशेंट बोलते हैं। हाँ, अब बोलो। मैं कह रहा था आप ये वाले पार्ट को फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रिपीट कर सकते हो। फिर से सुन लो बच्चों। तो मैंने पहले ये इक्वेशंस की स्टेजेस बना ली हैं ग्रीन कलर की। जो फोर्थ स्टेज है उसे मैंने बोला इक्विलिब्रियम स्टेज या इक्विलिब्रियम स्टेट। इस इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशो, प्रोडक्ट है बी और रिएक्टेंट है ए, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को मैंने क्या बोल दिया? के इक्विलिब्रियम बोल दिया। ठीक है, लेकिन यही रेशो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ऊपर की तीनों स्टेजेस में अगर लिखा जाएगा तो इन्हें हम बोल देंगे Q बोल देंगे। ठीक है, Q यानी जो मेरा हेडिंग है रिएक्शन कॉशेंट बोल देंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस क्या हैं? दीज आर स्टेजेस अदर देन इक्विलिब्रियम। दीज आर स्टेजेस या स्टेट्स अदर देन इक्विलिब्रियम। देखो जो मैंने अभी बोला थोड़ा समझ में आया? मैम प्रूफ में दो टाइप के होंगे ना, केसी और केपी, इधर लिख सकते हैं। हाँ, के इक्विलिब्रियम, ये भी हमने केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया, तुम ये बोल सकती हो। रिएक्शन क्वोशिएंट भी दो टाइप के। हाँ, ये भी QC QP लिखा जाता है फिर ये। ओके, इसको भी QC और QP बोलो। तो ये तो कांस्टेंट चीज नहीं है इसका मतलब? हाँ, तो इसका मतलब समझ में आ गया, यानी Q तो हर मोमेंट पे बदल रहा है, लेकिन के इक्विलिब्रियम हमेशा फिक्स है। तो बिल्कुल Q हमेशा वेरी कर रहा होता है, हर सेकंड पे बदल रहा होता है। ठीक है, और क्या मैं बोल दूं कि एट इक्विलिब्रियम Q जो होता है वो K बन जाता है। शुड आई से? यस मैम। इक्विलिब्रियम पर
क्यों ये मेरी स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, हो गई। इक्विलिब्रियम पर यही क्यू जाकर के के इक्विलिब्रियम कहा जाता है और ये फिक्स होता है, लेकिन बाकी सारी स्टेजेस का क्यू बदल रहा होता है। बिल्कुल, तो ये जो क्यू बदल रहा होता है ये हमारे लिए प्रैक्टिकली बड़ा काम का फैक्टर होता है। कैसे होता है अभी क्यू का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लें, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बताई, इसके बेस पर आप डेफिनेशन बहुत इजीली लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशियो है एट दी स्टेट्स, at the states other than equilibrium of the reaction की इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स बोलो या स्टेजेस बोल दो, दोनों टर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी स्टेजेस हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं उन पर जो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो होता है इसे ही हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और इसके आगे लिख लो एट इक्विलिब्रियम दिस कोएफिशिएंट बिकम्स के ई क्यू। इक्विलिब्रियम पर यही क्यू जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। समझ में आ गया क्या? तो सिंपली Q को आप इन जनरल ये लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैनर में, जनरलाइज मैनर में लिखेंगे तो Q क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है, ठीक है। कब है? अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेजेस पर, ठीक है। अर्पित, आशुतोष, आयुष रिस्पॉन्ड करो जरा। यस मैम। हाँ अर्पित यहाँ हो, रिस्पॉन्ड करो। आयुष, डेविड, हाँ ओके आयुष। अर्पित का नहीं आया मेरे पास मैसेज अभी तक। अंशिका, अनीश, अनिकेत रिस्पॉन्ड करो तीनों। यस मैम। ओके अनीश, अनिकेत, अनीश और अनिकेत, अनीश इज देयर, अनिकेत, अंबर, आध्या, आरुष, ओके आरुष यहाँ हो, हाँ गुड, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया Q। अब इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहां बनता है। हाँ मैं स्क्रॉल करूं फिर से ऊपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ Q एंड KC। ये अभी मैं C की टर्म में ले रही हूँ, तो मैं C की टर्म में बताया, तो Q एंड K इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। और इसी चलो इक्विलिब्रियम लिख दिया, इसको KC की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये कैसे, तो इस पर आते हैं। पहले क्राइटेरिया बताती हूँ। क्राइटेरिया ये रखना है कि रिएक्शन moves from higher amount to lower amount। रिएक्शन हमेशा कहां भागेगी? हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट पर भागेगी, जो कि बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है।
पानी अगर बहता है तो अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट पर बहता है, हवा अगर बहती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे बहती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर बहती है तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर बहती है। ठीक है, तो हर चीज़ अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट पर जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जो है कम अमाउंट जो था वो कम अमाउंट और कम होता गया, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा बढ़ता गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। तो रिएक्शन भी हमेशा हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट पर मूव करेगी। किसका हायर अमाउंट और किसका लोअर अमाउंट? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। ठीक, अच्छा, अब ये क्राइटेरिया बस तुम्हें समझाने के लिए था। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्राइटेरिया से तुम्हें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इसका फिर से स्टार्ट हो जाता है केसेस। केस 1, केस 1 ये है कि इफ Q इज नहीं, अच्छा, एक मिनट, एक लाइन में और लिखवाना चाहूंगी, 1 मिनट, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्राइटेरिया मैंने क्यों दिया ये मुझे पहले बताना था। तो सिग्निफिकेंस ये है कि विद द हेल्प ऑफ Q एंड K इक्विलिब्रियम वी कैन प्रिडिक्ट दी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो फॉरवर्ड जा रहा है। अभी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम बनने के लिए वो रिएक्शन आगे चल रही है कि पीछे ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो चलिए इस पर आते हैं। और आई एम राइटिंग केस 1। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या मतलब? हाँ, अभी ये जो केसेस कराऊंगी तुम्हें समझ में आ जाएगा इससे। अभी जस्ट लिख लो 2 मिनट्स के लिए, तो ये जो आगे करा रही हूँ क्लियर हो जाएगा इससे। इफ Q इज ग्रेटर देन K, अगर कभी भी Q की वैल्यू, इस पे न्यूमेरिकल आता है, 2 वैल्यू दे दी Q और K। ठीक है, उन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करके बताओ कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चल रहा है। इस बात का मीनिंग अभी समझाती हूँ। तो अगर Q ग्रेटर देन K है तो इसको कैसे सोचोगे, तुम ऐसे सोचोगे, Q होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Q होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगर इफ Q इज ग्रेटर, इफ Q इज मोर, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल जाता है कि प्रोडक्ट इज मोर। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, भी इस बात को लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट ज्यादा है तो बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, फॉरवर्ड भागेगी कि बैकवर्ड? हमेशा रिएक्शन ज्यादा से कम की तरफ जाती है। बताओ 11वीं क्लास, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, कौन ज्यादा है? ये रिएक्टेंट, हाँ बैकवर्ड जाएगी, और ये इधर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कन्वेंशन है। तो ये रिएक्शन आगे ज्यादा चलेगी कि पीछे? तो प्रोडक्ट ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो उल्टा चलेगी ना। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मैं अभी इसको ठीक से अच्छे से बना देती हूँ, मैं यहाँ से रब करती हूँ इसे। तो देखो भाई, प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, मीन्स रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, या इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मुझे इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटअप, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट अचीव्ड। इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के लिए जद्दोजहद चल रही है, अभी काम चल रहा है। किस तरफ काम ज्यादा चल रहा है? तो ऐसा ड्राइंग बनाओगे, यानी समझ में आया? इस बात से क्या मतलब चल लग रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन इज मूविंग फास्टर एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज मूविंग स्लोअर। तो दी होल इक्विलिब्रियम, इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे? दी होल इक्विलिब्रियम इज मूविंग बैकवर्ड। समझ में आया क्या 11वीं क्लास? बोलो तो, इतने सारे लोगों, कोई तो बोलो। यस मैम। कोई परेशानी किसी भी बच्चे को?
मैम रिएक्शन तो समझ आता है, बट इक्विलिब्रियम तो एक स्टेट होती है, मतलब मेरे को होते हैं तो वो हाँ। बैकवर्ड ऐसा है, क्यू क्या है भैया? क्यू है वो वैल्यू जब इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड। तो अगर तुम Q को, और K इक्विलिब्रियम तो तुम्हें पता है कांस्टेंट है, K इक्विलिब्रियम का तो एक चार्ट बना हुआ होता है, जो जितने भी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं लोग, उन सबको हर रिएक्शन का, जिस जिस काम के लिए वो फैक्ट्री होती है, उस रिएक्शन के K इक्विलिब्रियम के चार्ट उनके पास होते हैं। तो K इक्विलिब्रियम को तो चार्ट बनाया जा सकता है, लेकिन Q का थोड़ी ना चार्ट बनाया जाएगा, Q तो ऑन दी स्पॉट ही रीड किया जाएगा। तो अगर हम Q को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची है, रिएक्शन या तो आगे ज्यादा भाग रही है या पीछे ज्यादा भाग रही है। तो इक्विलिब्रियम में पहुंचने से पहले क्या स्टेटस है रिएक्शन का, ये वो बताता है। ठीक है, कि कोई रिएक्शन चल रहा था, सपोज हमें पता था कि हम जब रिएक्टेंट डाल देंगे तो 5वें घंटे पर जाकर के इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी। हमने सपोज उस रिएक्शन को दूसरे घंटे पर ऑब्जर्व किया, तो दूसरे घंटे पर हमने उसका Q निकाल लिया और उस Q को K से कंपेयर कर दिया, तो हमें ये समझ में आ गया Q और K के डाटा के कंपैरिजन से कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंची तो नहीं है, लेकिन पहुंचने के लिए वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वो अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो मैंने कहा वो समझ में आया? हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्शन से अचीव कर रहे हैं हम। ठीक है, मैम ये चेंज हो सकता है रिएक्टेंट साइड से। हाँ बिल्कुल, अभी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, धीरे धीरे ऊपर वाला एरो बढ़ता जाएगा, नीचे वाला एरो छोटा होता जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, Yes, इसलिए Miss मैं Ma'am. बोल रही हूँ, जहां नहीं समझ में आया हाथों हाथ बता देना, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट का है या चाहे वो इसका है जेई का, इनमें बहुत इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस और बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। सीबीएसई में तो पूछा ही जाता है। तो अब आते हैं केस 2। बताओ केस 2 क्या लिखूं? इसका उल्टा लिख दो ना। केस 2 बताओ तो क्या लिखूं 11वीं क्लास? अभी मैंने लिखा था Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम हो, अब मैं केस 2 को इसका उल्टा लिख देती हूँ। मैं केस 2 लिखती हूँ कि अगर Q छोटा हो और K इक्विलिब्रियम ज्यादा हो, तो बताओ जरा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। अब तुम लोग बताओ मुझे, कौन बताएगा? रिधिमा? रिधिमा कैसे बताओगे इसको? रिधिमा? रियांशी? रियांशी? यस मैम। हाँ रियांशी बताओ बेटा, कैसे बताओगी अगर Q कम है और K ज्यादा है? पहले Q का फॉर्मूला बताओ। Q का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड मैं लीव कर दूं, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। ओके रियांशी, ओके। रुद्र? रुद्र? हाँ रुद्र बताओ बेटा, कैसे करोगे अगर Q छोटा है K बड़ा है? व्हाट डज इट मीन? रुद्र बोलो फटाफट। Q का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर Q कम है तो बताओ क्या कम है? प्रोडक्ट कम है कि रिएक्टेंट कम है? इफ Q इज लेस देन व्हाट डज इट मीन? फॉरवर्ड रिएक्शन। नहीं, पहले मुझे बताओ प्रोडक्ट कम कि रिएक्टेंट कम? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज लेस। अगर Yes, ma'am. प्रोडक्ट इज लेस मतलब कि रिएक्टेंट इज मोर। अब अगर रिएक्टेंट ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भागेगी, यानी विच डायरेक्शन? यानी Forward. हाँ इक्विलिब्रियम को मैं रिएक्शन ही लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड।
और इसका ऑन पेपर डिजाइन कैसे बनाओगे? ये रिएक्टेंट लिखा, ये प्रोडक्ट लिखा, फॉरवर्ड ज़्यादा चल रही है तो फॉरवर्ड वाला एरो बड़ा बनाओ, बैकवर्ड कम चल रही है तो बैकवर्ड वाला एरो छोटा बनाओ। कितना भी छोटा बनाओ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो तो फॉरवर्ड मूविंग को हम ऐसे बोलेंगे। देखो 11वीं क्लास समझ में आया? ओके रुद्र, अपना माइक बंद कर सकते हो आप। फिर केस 3 पर आते हैं। बताओ तीसरा केस क्या बनेगा? एक मिनट में आइए आप लोग, ये नोट करो। 1 मिनट आइए मेरे साथ। हाँ अच्छा, हो गया। अच्छा अब केस 3। केस 3 क्या बनेगा? इफ क्या हो रहा है? इफ Q इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम, यही बन सकता है। एक बार Q बड़ा था, एक बार Q छोटा था, और अगर Q की वैल्यू एग्जैक्टली K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाए तो क्या होगा बताओ? स्टेट अचीव हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड। यानी कि कुछ ऐसा R इक्विलिब्रियम दोनों साइड का सेम एरो और प्रोडक्ट देखो तो ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन Q की वैल्यू से ले लेते हैं। एक चीज पूछना है। हाँ मैम जैसे Q और K इक्विलिब्रियम का सेम ही बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैम Q इज मोर तो आपने बोला प्रोडक्ट इज मोर, बट मैम कैसे वो ढंग से समझ में नहीं आता क्योंकि K इक्विलिब्रियम का भी सेम। देखो भाई K इक्विलिब्रियम तो फिक्स ही है, फिक्स वैल्यू पे आप कुछ नहीं कर सकते। Q ऐसी वैल्यू है जो हर सेकंड पे बदल रही है। तो किस सेकंड Q का क्या स्टेटस है, कौन से सेकंड पे Q का क्या स्टेटस है, उस स्टेटस से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर और रिएक्टेंट इज ग्रेटर। ठीक है, ठीक है कृतिका, जो मैंने कहा वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था। मैम जैसे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है तो Q इज मोर तो आपने लिख दिया, बट मैम अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम बोल सकते प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अरे नहीं भैया, ग्रेटर देन 1 क्यों कंपेयर करोगी? जब तुम K से कंपेयर कर रही हो तो 1 से क्यों कंपेयर कर रही हो? K कुछ भी हो, K सपोज 1 ही नहीं है तो तुम 1 से नहीं कंपेयर करो ना, तुम Q को K से कंपेयर कर रही हो। अब K जितना होगा कभी वो 1 होगा, कभी वो 1 से छोटा भी हो सकता है, कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तुम इससे कंपेयर कर रही हो ना। हाँ मतलब कांस्टेंट नंबर ही होता है ना। तो 1 को तुमने कांस्टेंट माना तो 1 की जगह तुम K इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट मानोगी। वो कुछ भी हो सकता है, हर रिएक्शन का अपना होता है। ओके ठीक है। तो यहाँ तक Q की कहानी खत्म, और अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं इसे स्क्रीन को मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। पहले इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ, उसके बाद इस पर बातें करते हैं। If an equilibrium is subjected to any stress,
स्ट्रेस का मीनिंग ब्रैकेट में लिख रही हूँ, एनी चेंज इन टेम्परेचर, कॉमा प्रेशर, कॉमा कंसंट्रेशन, आगे एक्सेट्रा लिख रही हूँ, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसलिए, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in a direction, in the direction in which the effect of stress is minimized. इसे पहले लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं. और वो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? If an equilibrium Is subjected. If an equilibrium is subjected to any stress, यानी any change in T मतलब temperature, pressure, concentration, etc. then the equilibrium shifts in the direction in which the effect of stress is minimized. हो गया? यस मैम, हो गया. चलिए इसका एग्जाम्पल, इसका पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल इस तरह से बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, स्कूल में जाते हो, स्कूल में 0 लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर. सपोज 4 लेक्चर के बाद तुम्हारा लंच ब्रेक होना था, ठीक है, तो तुमने 0 लेक्चर में पढ़ाई की, सेकंड लेक्चर में की, फिर थर्ड लेक्चर में टीचर आई, उसने कुछ पढ़ाया, फिर फोर्थ में कुछ टीचर आई, उसने कुछ पढ़ाया. तो तुम्हारा माइंड बेचारा इसका ये भी पकड़ रहा, वो भी पकड़ रहा, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, लिखना, पूरे टाइम कंटिन्यू मेहनत हुई. जैसे ही लंच ब्रेक हुआ तो इस टाइम तक तुम्हारा माइंड उन किताबों से, पढ़ाई से एग्जॉस्ट हो चुका था, ठीक है. जैसे ही लंच ब्रेक हुआ तो तुम क्या लंच ब्रेक में भी पढ़ना चाहोगे? तुम्हारे किसी दोस्त ने कहा कि यार मुझे ये पढ़ा दो, तो क्या तुम पढ़ना चाहोगे फिर से कंटिन्यू 5वें लेक्चर में? तुम चाहोगे नहीं, आई नीड सम चेंज. मेरे माइंड में इस इतनी सारी पढ़ाई से स्ट्रेस आ गया, मुझे इस स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है. तो तुम लोग प्रोबेबली बाहर जाना चाहोगे, अपना लंच खाना चाहोगे, बातें करना चाहोगे, खेलना चाहोगे, मतलब अदर देन स्टडी, ठीक है. तो यानी उन 4 पीरियड्स में तुम्हारे माइंड पे बहुत सारा स्ट्रेस अप्लाई किया गया, ठीक है. उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए लंच ब्रेक में तुमने क्या किया कि कुछ ऐसा काम किया जिससे स्ट्रेस ना आए, वो स्ट्रेस जो आया था वो कम हो जाए, आपको रिफ्रेशिंग फील हो, ठीक है. तो यानी स्ट्रेस मिनिमाइज, यानी आप उस डायरेक्शन में गए जहां पर कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा था, आपने वो काम किया, ठीक है. फिर आगे के 4 लेक्चर हुए, 5 लेक्चर हुए, फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाई, ये करो, वो करो, वो करो. जैसे ही छुट्टी हुई, और छुट्टी होकर के क्या घर पे आते ही पढ़ने बैठ जाओगे, या अगर अपनी बस में जा रहे हो तो बस में भी किताब खोल के बैठोगे कि बस में बाहर देखोगे, बातें करोगे, ठीक है. तो वो जो 4-5 लेक्चर की फिर से जो पढ़ाई का स्ट्रेस था, अब जैसे ही छुट्टी होती है तो आप वो फिर से नहीं पढ़ना चाहते उसी टाइम पर, आप कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हो ताकि वो स्ट्रेस कम हो, ठीक है. तो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहां पर कि आपका स्ट्रेस मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है. अब उन 4 लेक्चर्स में आपका माइंड जो पढ़ रहा था वो पूरी तरह से आपकी पढ़ाई में इन्वॉल्व था, तो एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया था उन बुक्स के साथ में, ठीक है. और इतनी मेहनत के बाद आपके टीचर ने कहा ये क्या करके लाए हो, ये तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सब गलत है, मार्क्स देखो ऐसे आए हैं. तो अगर तुम्हारी जो पढ़ाई में इंटरेस्ट उन 4 लेक्चर में बना था, आखिरी लेक्चर में तुम्हें मार्क्स बता दिए और वो इतने गंदे मार्क्स थे, तो तुम्हारे टीचर ने 4 बातें और सुना दी ऊपर से, ठीक है. यानी तुम्हें और स्ट्रेस दे दिया. पहले ही स्ट्रेस था, इक्विलिब्रियम जैसा भी इक्विलिब्रियम बना था किताबों के साथ बना हुआ था,
लेकिन जब तुम्हें डांटा गया तो तुम्हारा वो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट था उस टाइम तक वो थोड़ी देर के लिए हट गया, खत्म हो गया, मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे यही सब सुनना है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो तुम्हारे उस पढ़ाई वाले इंटरेस्ट, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तुम्हारी टीचर ने तुम्हें डांट के, ठीक है। तो अब तुम उस डांट वाला जो स्ट्रेस आया तुम्हारे ऊपर, उससे बचने के लिए क्या करोगे? तुम घर जाओगे, अपने दोस्तों से बातें करोगे, या तुम टीवी देखोगे, या अपने पसंद के कुछ काम करोगे, ठीक है। तो मतलब वो काम करोगे ताकि वो इफेक्ट हट जाए, वो डांट वाली जो थॉट है वो हट जाए दिमाग से। तो इन दी सेम मैनर कोई इक्विलिब्रियम बिल्कुल चुपचाप शांति से चल रहा है, जैसे तुम शांति से पढ़ रहे थे बैठ के, वैसे कोई इक्विलिब्रियम चल रहा है, कोई रिएक्शन चल रही है। सडनली आपने किसी भी वजह से उस इक्विलिब्रियम को परेशान किया। आप परेशान कैसे कर सकते हैं? एक कंटेनर में चुपचाप अपना रिएक्शन चल रहा था, इक्विलिब्रियम सेटल हो चुका था, और आपने क्या किया? सडनली उसको गर्म कर दिया, या सडनली वो गैसियस था तो आपने कंप्रेशन कर दिया, या आपने कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डाल दिए या प्रोडक्ट डाल दिए, मतलब उसे परेशान किया। तो जब आप किसी इक्विलिब्रियम को परेशान करते हैं, ठीक है, परेशान हीट करके किया जा सकता है, कंप्रेस करके किया जा सकता है, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मिला करके उनके अंदर उसे परेशान किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम फिर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर कि जो परेशान किया जाने वाला इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और उसी इफेक्ट को, उसके परेशान करने के इफेक्ट को हम स्ट्रेस वर्ड से बता रहे हैं। और ये स्ट्रेस कैसे लगाया जाता है? तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, मैंने लिखा है एनी चेंज, अगर हम उसके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में कोई चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। फिर वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करता है। ऐसा मानना था ली चैटलियर का। तो जो अभी तक मैंने इतना कुछ सुनाया, ये थोड़ा बहुत समझ में आया? इसका फिजिकल मीनिंग तो अभी आगे एग्जांपल्स में आएगा, ठीक है। लेकिन जो लाइन लिखी है, ये जो स्टेटमेंट्स लिखा है, ये तुम समझ पा रहे हो? याद हो पाएगा? इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी स्ट्रेस देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज मिनिमाइज्ड। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर उस स्ट्रेस का इफेक्ट मिनिमाइज हो। ये लाइनें थोड़ी समझ में आ रही हैं? 11वीं क्लास दिमाग चल रहा है कि अगली क्लास में पढ़ाऊँ? अगली क्लास में पढ़ाऊंगी अब मैं। ये इफेक्ट, इनके क्राइटेरिया अच्छे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी फिर। बोलो। ये जैसे हम क्यू और के को कंपेयर करके निकाला था कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड है, बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो ये मतलब हुआ ना इसका? नहीं, वो तो हम कंपेयर कर रहे थे, वो तो रिएक्शन चुपचाप चल रहा था, हमने बस सिंपली क्या किया, हर मोमेंट का उसका क्यू निकाल लिया। क्यू कैसे निकालते हैं? कंटेनर में से थोड़ा सा सैंपल निकालो और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो जो है वो रिएक्शंस के थ्रू उनको मेजर कर लो, ठीक है। तो वो क्यू निकालते टाइम हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते रिएक्शन को, ठीक है। इसमें तो हम प्रॉपर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब जो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, सब कुछ चीजें फिक्स हो गई, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, और अचानक से हम उसे गर्म कर दें, अचानक से उसे ठंडा कर दें, अचानक से उसमें थोड़े रिएक्टेंट एक्स्ट्रा डाल दें, प्रोडक्ट डाल दें, अब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रही, वो खत्म हो चुकी इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो अब वो फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को तक पहुंचने की कोशिश में रहेगा, और उस कोशिश में वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अचानक से हम उसे परेशान कर रहे हैं, यानी उसे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या बैकवर्ड शिफ्ट होता है। दो ही रास्ते हैं जहाँ उसके ऊपर भी शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर ये वाला इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। कौन सा? परेशान करने वाला, स्ट्रेस वाला इफेक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अभी, इसके केसेस हैं, इसके भी केसेस हैं, इन सब में केसेस ही हैं इन चैप्टर्स में मोस्टली, तो वो मैं अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश माइंड चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया याद होकर के काफ़ी सारी प्रैक्टिस अपने आप में आधा पौन घंटा ले जाएगा ये, ठीक है। तो आज का फिर मैं इतना ही रखती हूँ, क्यों 11वीं क्लास, ठीक है। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा और इसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस, न्यूमेरिकल्स हमें स्टार्ट करने हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज कोई मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो इसका न्यूमेरिकल अप्रोच है वो ही इंपॉर्टेंट है। बैक एक्सरसाइज में कोई थ्योरी का एक क्वेश्चन हार्डली पूछा होगा, एक या दो क्वेश्चन, वरना कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पूछा है, सारे न्यूमेरिकल्स हैं।
और तुम्हें एक चीज़ बता दूं, देखो एनसीईआरटी मेरे सामने खुली है, इस चैप्टर में आयनिक और केमिकल को मिलाकर टोटल 73 क्वेश्चन है और 73 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं जो थ्योरी के हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल हैं। मतलब लगभग 70 क्वेश्चन है ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल हैं, रफली ये मान लो। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग मिस नहीं करिएगा। आज का हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट परेशानी हो तो वो स्टे करें और पूछ लो मुझसे। मैम मुझे बता दीजिए ले कैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर अगली क्लास में बताऊंगी अच्छे से। अच्छा ये तो भी स्टेटमेंट लिखवा दिया, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे अगली क्लास में, वो टाइम लेके जाएगा, वो लगभग 45 मिनट्स ले जाएगा। मैम आप जेई क्लास कब से लोगे? हाँ, अब जेई क्लास कब से लेते हैं, ये वाला चैप्टर थोड़ा खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करें। इस चैप्टर में कंटिन्यूशन, और ये जेई वाला लेवल चल रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, एनसीईआरटी तो है ये चैप्टर तो पूरा एनसीईआरटी और जेई लेवल जो है बहुत कंपैरेबल है ये। ठीक है, तो मंडे को ही लोगे ना जब भी आप स्टार्ट करोगे? जब भी मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं पहले मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो यही है कि मंडे को ही लेना चाहिए मुझे, क्योंकि वही हमारा रूल बना हुआ है। ठीक है, बस सम टाइम सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि चलो इस टाइम ले लो, चैप्टर खत्म हुआ तो। ठीक है, बट अभी मैं ये चाह रही हूँ कि इस चैप्टर को डिसकंटिन्यू ना करूँ, तो इस चैप्टर के बाद मैं फिर लेती हूँ। ओके, मतलब रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज। हाँ बिल्कुल। ठीक, थैंक यू मैम। मैम एक बार जो आपने इस क्लास के सबसे स्टार्टिंग में करवाया था मैम, नहीं पाई थी मैं। अच्छा, मैं स्क्रॉल करूँ? यस मैम, मैम जो सबसे स्टार्टिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, ये वाला, ये रे मैम सेकंड पॉइंट है केस 2 बोल रहे हैं आप? मैम फैक्टर्स अफेक्टिंग का ये सेकंड पॉइंट। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, ये रहा, मैं इसको एंड सर्किल कर रही हूँ। मैम वो एंड में क्या लिखा है इसके सेकंड? अच्छा, बैलेंसिंग एंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके मैम, एक मिनट, इसको बैलेंसिंग एंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके मैम, थैंक यू। मैम हाँ सोनी बोलो। मैम टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, अभी क्वेश्चन सामने है। मैम मुझे पता है, मैं बता देती हूँ। हाँ बताओ। मैम क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मार्क करना था और ऑप्शन में मास वॉल्यूम दे रखे थे और इंथैल्पी। मैम इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मास वॉल्यूम तो Enthalpy। इंथैल्पी भी एनर्जी है तो वो एक्सटेंसिव है। और चौथा ऑप्शन क्या था? मैम मास उसमें एक्चुअली वो मास बाय वॉल्यूम था मैम, डेंसिटी था मैम वो। अच्छा मैम उसमें डेंसिटी की जगह मैम वो मास अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ था मैम उसमें। ओके मैम, मैंने सोचा मास और वॉल्यूम है इसलिए मैंने वो भी नहीं किया। हाँ, मास बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी हो गई बेटा। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी यानी टेस्ट वाली चीज हो गई, कंसंट्रेशन जैसे। मैम मुझे लगा ना वो डिवाइड है ना, वो स्लैश है, वो मास स्लैश वॉल्यूम। अच्छा, डिवाइड था, वो डिवाइड था। अच्छा मैम, और एक और चीज, इसका ना मैंने एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ा था मैम, उसमें बहुत सारी चीजें थी तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी एनसीईआरटी कैसे पढूं। इसकी एनसीईआरटी जो मैंने कराया पहले तो मेरे नोट से सारे फॉर्मूलाज कर। मैम नोट्स पढ़ लिए थे, उसके बाद मैम जो फिजिकल वाला पार्ट है मैम, उसमें बहुत सारी कथा लिखी हुई है अब एनसीईआरटी वो में। सब मत पढ़ो तुम, वो सीधे तुम न्यूमेरिकल पर आओ, वो सब छोड़ दो। ओके मैम। परेशान मत हो उससे। हाँ ठीक है उस कथा को छोड़ दो। मैम हाँ बोलो। मैम टेस्ट दी के थर्मोडायनेमिक्स का वो पहला जो पार्ट है मतलब बेसिक वो तो समझ में आ गया हम लोग काफी हद तक, बट वर्क के बाद का थोड़ा मैम अभी समझ में आना मुश्किल। वर्क के बाद हमने क्या किया था? वर्क के बाद अच्छा हेस लॉ किया था आई थिंक हमने। वर्क के बाद तो इसमें एस्लॉस भी आई थिंक एग्जाम में था ही मैम, टेस्ट में तो वो भी हेस लॉ का मतलब तुम्हें स्टेटमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद सीधे हमने न्यूमेरिकल बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स ले लिए थे। वो चेंज इन एंथैल्पी वाला भी पार्ट था ना, वो काफी बड़ा क्या। अच्छा, एंथैल्पी वाला पार्ट था। हाँ, वर्क और वो। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, मुझे तुम अगली क्लास में स्टार्टिंग में रिमाइंड कराना। मैं क्लास में और किन किन बच्चों को चाहिए मैं सबसे पूछ लूंगी, फिर मैं एक कॉमन क्लास के लास्ट के 10-15 मिनट्स में हम उसको रिवीजन कर लेंगे। अगली क्लास में पक्के से स्टार्टिंग में रिवाइज कराना ताकि सभी लोगों से बात हो जाए।
ठीक है मैम।